इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी दूसरे को टच नहीं किया जाता। बिना टच किए अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसके लिए हम फिजिक्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक चार्ज को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स के कारण वो मूव करना शुरू कर देता है। उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके कारण वो चलने लगता है और करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिज्म के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जिसके कारण करंट फ्लो होगा। ये वाला जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नोट करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना Electromagnetic induction is the phenomena in which an electric field is created due to a magnetic field. ओके, अब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसे देखिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक शब्द समझेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एक दूसरा मैग्नेट एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और घूम जाता है, जिसके कारण एक चलता हुआ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कल बनाने लगता है, चलता है, घूम जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रखते हैं जिसके पास एरिया होता है, सरफेस एरिया, तो उस सरफेस एरिया में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, that will be called as magnetic flux. ये चीज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। कहीं भी फ्लक्स हम यूज करते हैं उसमें ये ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक विंडो हमने ओपन की, उसके अंदर एयर की जितनी क्वांटिटी आएगी that will be flux of the air। ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है इंटेंसिटी ऑफ द एयर यानी वेलोसिटी ऑफ द एयर। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द विंडो। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी एयर की क्वांटिटी आएगी, जितनी एयर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एयर की क्वांटिटी आएगी। तो एक चीज है क्वांटिटी ऑफ एयर, एक चीज है इंटेंसिटी ऑफ एयर और तीसरी चीज है एरिया। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर हमने एक कॉइल रखी, उस कॉइल का कुछ एरिया है, उस कॉइल का जो एरिया है उसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टच करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की अपनी इंटेंसिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है यानी स्ट्रेंथ है और इसके पास डायरेक्शन भी। ये जब इस एरिया को टच करता है तो कुछ क्वांटिटी, मैग्नेटाइजेशन की क्वांटिटी या मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी इस एरिया के साथ टच होती है। वो जो क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उस क्वांटिटी को, उस क्वांटम को, उस ढेर को हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ढेर में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है? ढेर और मैग्नेटिक फील्ड का अंतर देखिए। हमने एक होस पाइप लिया और उसमें से पानी निकल रहा है बड़ी तेजी से।
उस पानी की एक क्वांटिटी है, 1 सेकंड में 2 लीटर, ये उसकी क्वांटिटी है। मोटी धार होगी तो 1 सेकंड में 3 लीटर, इतनी तेजी से। और उसके पास डायरेक्शन, अगर होस का मुंह इधर करेंगे तो पानी इधर जाएगा, इधर करेंगे तो इधर जाएगा। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन। ये जाता है और जाकर इस एरिया से टकराता है। यहां से ऐसे लाइन से, नोजल से बहुत सारे पानी जा रहे हैं, सामने हमने एक छोटा सा एरिया बनाया, उससे जाकर ये पानी टकराया। उससे जाकर जब ये पानी टकराता है और इसके नीचे हमने एक टब बनाया हुआ है, वो उसमें भर गया, उसमें भर गया। अब उसके पास वॉल्यूम आ गया। अब उसके पास डायरेक्शन है कि नहीं? डायरेक्शन नहीं है। क्वांटम है कि नहीं? है। किस चीज का क्वांटम? पानी का। पहले पानी को हमने 2 चीजों में बताया था, इंटेंसिटी और डायरेक्शन। अब हम पानी को किस में बता रहे हैं? क्वांटम। ये क्वांटम एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास वेक्टर नहीं है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये जब एक एरिया से लिंक होता है तो लिंक होने के बाद जो क्वांटम बनेगा वो क्वांटम कैसा होगा? एक स्केलर क्वांटिटी, और वो एक ढेर होगा मैग्नेटिज्म का या मैग्नेटिक फील्ड का। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे फिर से देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये 1 2 3 4 5। इस तरह से ये इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां पर हमने इतना बड़ा एरिया रखा, इस एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ? 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे कि इस एरिया के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ, फ्लक्स मैग्नेटिक, ये कितना है? 4। ये एक दूसरा एरिया है। ये वाला अगर इसको हम मानते हैं एरिया P, तो इसको माना हमने एरिया Q। ये उससे बड़ा एरिया है। इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना लिंक हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसके साथ फ्लक्स कितना हुआ? 6। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप सब बराबर है। ये हमको क्या एग्जिबिट करते हैं कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक समान है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके साथ फ्लक्स कितना है? 4। इसके साथ फ्लक्स कितना है? 6। और ये वाले एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक है? 2। ये है फ्लक्स लिंकेज। तो क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उसके साथ उसको ऐसे टकराना चाहिए। अगर हमने उस एरिया को घुमाकर ऐसा कर दिया और यहां से मैग्नेटिक फील्ड आया, ऐसा चला गया, इधर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चला गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड वही है, एरिया वही है, लेकिन फ्लक्स कितना हो गया? 0, क्योंकि लिंकेज 0। इस तरह से फ्लक्स में क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है, एरिया जरूरी है और एक पर्टिकुलर एंगल जरूरी है जिसके कारण वो उस पर लिंक होगा। अगर ये घूम गया तो लिंक नहीं होगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस। फ्लक्स क्या बताता है? टोटल वो वाली क्वांटिटी जो उस पर्टिकुलर एरिया के साथ लिंक है, क्वांटम। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसको हम लोग आपस में कैसे रिलेट करते हैं? इसको इस तरह से रिलेट किया जाता है दैट टोटल फ्लक्स इज intensity of magnetic field
multiplied by area. This B is a vector quantity and A is also a vector quantity, area vector and magnetic field vector. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको क्या देता है? फ्लक्स फाई. और ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट एंड फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन बी एंड ए. एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए. यहां पर वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं. ये अगर एरिया है तो ये इसका वेक्टर, ठीक है. यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये प्लेन इसमें ऐसा रखा है, तो एरिया वेक्टर के साथ बी कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, ठीक है. जबकि प्लेन ऐसा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एंगल हमेशा किसके साथ कंसीडर करना है? एरिया वेक्टर के साथ करना है, प्लेन के साथ नहीं करना. तो यहाँ पर कितना आएगा? 0. ओके, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. सो फाई फ्लक्स लिंक्ड इज बी ए कॉस थीटा. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी, ये ऐसा है अभी, और ये हमारे पास एक एरिया है, यहां से बी जा रहा है. अब आप देखिए, ये बी 1 सेंटीमीटर में 10 है, तो ये कुल मिलाकर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो कितना भी इसके साथ लिंक होगा? 10 × 10 100. अगर इस एरिया को हम आधा कर देंगे, 5 कर देंगे, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 50. लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी क्या है? 10. एरिया को 7 कर देंगे तो फ्लक्स 70. इसकी स्ट्रेंथ क्या है? 10. तो अब उल्टा करते हैं. इसके साथ फ्लक्स लिंक है 100, इसका एरिया है 10, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10. दूसरा देखिए, इसके साथ टोटल फ्लक्स लिंक है 100 और इसका एरिया है 20. एरिया कितना है? 20 और फ्लक्स कितना है? 100. तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ टच है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 5. इसीलिए 20 × 5 इज 100. तो ये तीनों चीजें आपस में इस तरह से रिलेट होती हैं. 5 इज इक्वल टू B × A एंड B इज इक्वल टू 5/A. ये जो अच्छा है, तीसरी छोटी सी चीज थीटा. अभी इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन, तो बताइए एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है? 0. और cos 0 कितना होता है? 1. दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. और ये पूरा इसके साथ टकरा रहा है, पूरा लिंक हो रहा है, पूरा का पूरा 100. अब हमने इसको ऐसे घुमा दिया. ऐसे घुमाने से इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया. अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90. और cos 90 क्या होता है? 0. तो फ्लक्स लिंक कितना होना चाहिए? 0. अब प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इधर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गया, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गया, इधर का ऐसे निकल गया, और वाकई इसके साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है? 0. तो ये हमको मैथमेटिक्स में दिखाता है, ये हमको प्रैक्टिकली दिखाता है. तो जब भी एंगल 90 होगा और प्लेन इसमें ऐसा रखा होगा, तो फ्लक्स कितना आएगा? 0. ये है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, एरिया कितना बड़ा है, और
एंगल उनके बीच में कितना है। ये तीन क्वांटिटीज पर फ्लक्स डिपेंड करता है। फ्लक्स की यूनिट, ये जो फ्लक्स की यूनिट है ये होती है वेबर। मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूनिट टेस्ला, एसआई सिस्टम में। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो वेबर किसके बराबर हुआ? टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है। तो B के लिए दो तरह की यूनिट हम यूज करेंगे, वन इज टेस्ला एंड वन इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये फ्लक्स हुआ। अब इस फ्लक्स में हमने एक छूट ली है कि ये जितना बड़ा एरिया हमारा है, हमने ये माना कि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 10 लाइन्स लगी। यहाँ वाले पे भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, जिसका टोटल एरिया 20 है। 20 तो फ्लक्स कितना हुआ? 20 इंटू 10 200। हर जगह थीटा को हमने क्या मान लिया? 0। तो कॉस थीटा कितना हुआ? 1। ये एक बड़ा सिंपल और कन्वीनियंट तरीका। लेकिन इस लेक्चर में हमको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर हर जगह पर हमको थीटा 0 नहीं मिलेगा, हर जगह पर इसकी स्ट्रेंथ हमको 10 नहीं मिलेगी। यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ऐसी अलग अलग है। तो फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। किस तरह का प्रॉब्लम है ये इस तरह का प्रॉब्लम है कि एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा है। यहां पर एक सरफेस है और उस सरफेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ये सरफेस है। अब हमने कहा कि इस सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो हो रहा है। इसका क्या फॉर्मूला है? इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है P इंटू A, वो काम में नहीं आ रहा है। क्यों? वो कब काम में आता था? जब P कैसा हो? यूनिफॉर्म। यहाँ पर P कहीं ज्यादा है और कहीं कम। थीटा देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर, ये सरफेस है और ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा है। यहाँ पर हम देखते हैं ये एरिया वेक्टर है और ये B है, ये थीटा है। यहाँ पर इधर एरिया वेक्टर है और ये B है, ये थीटा है। हर जगह थीटा की वैल्यू अलग अलग है, हर जगह B की वैल्यू अलग अलग है। तो इसके टोटल फ्लक्स को किस फॉर्मूले में समेटा जाए? तो इसके लिए हमने कैलकुलस की हेल्प ली। हर जगह हमने एक छोटा छोटा एरिया माना और उस एरिया को हमने लिखा ds। पूरा एरिया कितना है? s। तो ये छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए, ds ds ds। हर ds में हमने एक एरिया वेक्टर बनाया और वहां b की वैल्यू निकाली। तो पहला जो हमारा टुकड़ा बना उसके साथ जो फ्लक्स बना उसको हमने लिखा d∅1 और वहां b की वैल्यू है 1। एरिया हमने छोटा सा किया ds और यहां पर एंगल की कुछ वैल्यू होगी। ये हमने क्या निकाल लिया? उस पर्टिकुलर जगह पर फ्लक्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया, वहां पर फिर से फ्लक्स निकाला, छोटा सा फ्लक्स d∅2। ये कितना आ जाएगा? v2 ds cos θ2। इस तरह से हमने d∅3 d∅4 सब निकाला, हर एक के साथ निकाला। और उसके बाद
टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या कर देना है, टोटल, और इस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। इसका जनरल टर्म क्या है, पहले b मल्टीप्लाइड बाय ds मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा फॉर ऑल लोकेशंस फॉर द कंप्लीट सरफेस, और ये d फाई क्या हो गया, फाई। तो अब हमको फाई का फॉर्मूला मिला, फाई किस समय, when b a और थीटा इज वेरिएबल। अगर इनमें से कोई चीज वेरिएबल होती है तो हम कैलकुलस की हेल्प लेंगे और फाई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंटीग्रल BDS cos थीटा फॉर द फुल सरफेस, या इसको हम लिख सकते हैं B डॉट ds। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक के लिए हमने यहाँ पर B लिख दिया। सो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना व्हेन देयर इज ए वेरिएबल क्वांटिटीज। और अगर वेरिएबल नहीं है तब तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू b इंटू a। और यहाँ पर भी इंटीग्रल ds का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये b इंटू a। तो वेरिएबल होने से इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे और यूनिफॉर्म होने से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम वापस आते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के लिए सबसे पहले लॉज बनाए थे फैराडे ने। फैराडेज लॉज हमें बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे रिलेशन बनता है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके उसका कंक्लूजन निकाला। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग भी ब्रीफ में देखते हैं। फैराडे ने एक कॉइल ली और इस कॉइल के दोनों एंड में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इससे अगर इसमें कुछ करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन देगा, इंडिकेटर दिखाएगा। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल को ऐसा रखा गया और ये इसकी एक्सिस है। यहां पर उन्होंने एक मैग्नेट को रखा, और हमको मालूम है मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ नॉर्थ से ये लाइन निकली, ये मैग्नेटिक फील्ड ये उन्होंने बनाया। और इसको रखने के बाद उन्होंने टेम्परेट किया करंट और मैग्नेट। मैग्नेट यहां पर है और मैग्नेट इज एट रेस्ट। उस समय इन्होंने यहां करंट देखी 0। उसके बाद इन्होंने इस मैग्नेट को ऐसा मूव किया, जब ये इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट तो हमको ये करंट दिखाता है एनी वैल्यू, लेट अस से इट इज I in any one direction, let us say that direction is plus। तो जब इसको इधर मूव करते हैं तो ये कितनी करंट दिखाता है, +I। जब ये यहाँ पहुंच गया इसके नजदीक तो इसको हमने यहाँ पर लाकर रोक दिया, स्टॉप या एट रेस्ट। जैसे इसको एट रेस्ट किया तो करंट आ गई 0। जब ये यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है, तो आंसर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इसको लिंक हो रहा है, पर करंट कितनी है, 0।
फिर उसके बाद इसको इन्होंने रिवर्स किया, रिवर्स मूव। जब पीछे की तरफ मूव किया तो इसने फिर से करंट दिखाई, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन माइनस आई थी। उसके बाद फिर ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंचकर फिर एट रेस्ट हुआ, तो फिर करंट कितनी थी? 0। अब यहां पर जब ये यहां था तो इसके साथ फ्लक्स लिंक 0 था, करंट कितनी थी? 0। जब ये यहां पहुंचा तो फ्लक्स लिंक फुल हो गया, तब भी करंट कितनी थी? 0। तो क्या करंट फ्लक्स पर डिपेंड की? नहीं की। तो फिर करंट किस पर डिपेंड करती है? तो हम क्या देखते हैं कि दोनों बार जब करंट हमको दिखी, ये क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। जब ये मूव करता है तो क्या होता है? आंसर है कि जब ये यहां पर था तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन लिंक थी, और यहां से यहां आया तो वो लाइन बढ़कर 1 से 2, 3, 4, 5, द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। उस एरिया के साथ पहले एक लाइन लिंक थी, और नजदीक आ गया तो ये 2 लाइन लिंक हो गई, और नजदीक आ गया तो ये 5 लाइन लिंक हो गई। तो क्या हो रहा है? फ्लक्स इज चेंज। इसके बाद जब यहां आकर पूरा फ्लक्स इसके साथ लिंक हो गया 5 लाइंस, उसके बाद वहां वो रुक गया, तो उससे जो अगला 1 सेकेंड है उस समय भी फ्लक्स कितना है? 5। फिर उससे जो अगला 1 सेकेंड है उसमें भी फ्लक्स कितना है? 5। तो फ्लक्स का चेंज कितना हो रहा है? 0। तो करंट को कितनी दिखा रहा है? 0। भले ज्यादा फ्लक्स लिंक है, लेकिन करंट 0 क्यों है? क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। अब जब हम उसको पीछे करते हैं तो वो फ्लक्स 5 से कम होके 4, 3, 2, 1, 0 हुआ। जब तक वो कम हो रहा था तब तक ये करंट दिखा रहा था, लेकिन कम होके जब वो 1 पे आके रुक गया तो करंट भी रुक गई। तो इसमें हमने देखा कंपलसरी चीज क्या थी? करंट तभी शो होती है जब फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है। भले फ्लक्स ज्यादा होके रुक गया तो भी करंट 0, कम होके रुक गया तो भी 0, बीच में रुक गया तो भी 0, रुका मतलब 0। तो करंट कब शो होती है? जब फ्लक्स चेंज होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था फैराडे का, एंड दैट मेक्स द फर्स्ट लॉ। इसी चीज को उन्होंने मैग्नेट की बजाय एक कॉइल के साथ भी किया। कॉइल के साथ किस तरह किया? ये एक कॉइल फिर से बनाई, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहां एक दूसरी कॉइल बनाई। इस कॉइल के साथ में उन्होंने बैटरी लगाई। इस बैटरी में अभी करंट फ्लो हो रही है 0। ये जब I1 0 है तो हम देखते हैं I2 भी 0 है। जैसे ही हम स्विच को कनेक्ट करते हैं इसकी करंट बढ़नी शुरू होती है। बढ़ के ये करंट कहां तक जाएगी? I1 तक जाएंगे। I1 की वैल्यू सपोज 5 है, 5 एम्पियर। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं करंट में चेंज होगा। कितना चेंज होगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपने पढ़ी हुई है। ये किस पर डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। जब करंट 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। 1, 2, 3, 4, 5 मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। एंड व्हाट डू वी सी? कि इसमें I2 में वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो इसमें करंट आ गई I2। उसके बाद इसकी करंट 5 एम्पियर पहुंच गई। ये 5 लाइन यहां बन गई, जितनी बननी थी बन गई।
उसके बाद इसकी करंट 5 के ऊपर नहीं जा रही, अगले सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में 5, तो ये भी क्या होगा, ये दिस विल आल्सो रिमेन 5, इट इज नॉट चेंजिंग। अब हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम I2 क्या हो गई, 0, जबकि इसमें फुल करंट फ्लो हो रही है, ये 0 दिखा रही है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। कहां टिक गया जाके, 5। उसके बाद फिर से इसको स्विच ऑफ किया, ऑफ। जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं, इसकी करंट 5 से 4 3 2 1 और इसका फ्लक्स 5 4 3 2 1 कम होने लगता है। जब ये करंट कम होने लगती है, फ्लक्स कम होने लगता है, तो हम देखते हैं ये फिर करंट शो करती है, और अब ये करंट उल्टी डायरेक्शन में शो करती है, -I2। और जब इसकी करंट 0 पहुंच गई, तो आफ्टर सम टाइम ये फिर से क्या दिखती है, 0। ये इसका ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या रिजल्ट निकाला, दैट ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स मिलाकर फैराडे को दो लॉ बनाने में उनको हेल्प करते हैं, एंड दोज आर नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ लिखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इफ Faraday's first law, if magnetic flux linked to a coil, if magnetic flux linked to a coil change, if magnetic flux linked to a coil change, then an EMF is induced. Then an EMF is induced across it. EMF is induced across it. And if circuit is complete, a current flow. ठीक है? करंट का सोर्स क्या होता है, EMF, और उसके लिए जरूरी क्या होता है, सर्किट का कंप्लीट होना। तो जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन आया भी है कि जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट पैदा होती है या EMF? EMF, क्योंकि करंट किससे बनती है, EMF। EMF क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट फ्लो होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंड्यूस कौन होता है, EMF, और अगर सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे तो करंट फ्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आपके पास एक बैटरी है तो आपके पास EMF है या करंट है, EMF, और जब आप उसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो करंट फ्लो होती है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी। तो इंड्यूस कौन होता है, EMF। सेकेंड लॉ लिखिए, द इंड्यूस्ड EMF is equal to, or is given by E is equal to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Mathematically,
E is equal to d phi by dt. Sign shows that EMF opposes the change in flux. अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF क्या करना चाहता है, उसे कम करेगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो EMF उसको इंक्रीज करेगा. ओके, ये दोनों लॉ हो गए. दीज आर द लॉज ऑफ फैराडेज टू इंड्यूस EMF. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स को चेंज करके किस तरह से एक मेटल कंडक्टर में EMF इंड्यूस कर सकते हैं. नोट करिए, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स. एक कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है उसको चेंज करने से EMF बनेगा, करंट फ्लो होगी, ये तो उनको मालूम है. लेकिन फ्लक्स कैसे चेंज करें, तो उसके लिए हम फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं. फ्लक्स किस किस क्वांटिटी से बनता है. फ्लक्स में 3 क्वांटिटीज हैं, B, A और थीटा. अगर हम इसमें से किसी एक को चेंज करना शुरू करें तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो नोट करिए, द फ्लक्स कैन बी चेंज बाय 3 मेथड्स. फ्लक्स कैन बी चेंज बाय 3 मेथड्स. नंबर 1, by changing magnetic field. Number 1, by changing magnetic field B. Number 2, by changing area of the loop. Number 2, by changing area of the loop. Number 3, by changing angle between magnetic field and surface area. Angle between magnetic field and surface area. ये 3 मेथड्स हैं. अब उसके नीचे लिखिए फर्स्ट मेथड. First method, by changing magnetic field. इसका मेथड आपने देखा है, नोट कर लीजिए. If a magnet is brought closer, if a magnet is brought closer or taken away from a coil, the strength of magnetic field at the location of coil changes. At the location of coil changes. And we observe a current in the galvanometer, or we observe a current in the coil. ओके, ये हमने क्या चेंज किया, B. अब देखिए, A को चेंज करने से, एरिया चेंज करने से इस तरह से इंडक्शन होता है.
Okay, there are two parallel rails in a magnetic field B. ये B किस तरफ है? अंदर की तरफ। उसमें हमने ये दो रेल रखी और इसके ऊपर ये एक स्लाइडर लगाया। ये स्लाइडर इस पर स्लिप हो सकता है। इस स्लाइडर की लेंथ L है। L is the length of the slider. इसको हमने इस तरफ मूव किया और इसकी वेलोसिटी रखी v। v वेलोसिटी रखने से ये थोड़ा सा टाइम dt लेता है और यहां से यहां स्लाइड हो जाता है और ये डिस्टेंस है dx। टाइम कितना लगा? dt। और ये यहां से यहां आ गया। अगर ये यहां से यहां आता है तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया में चेंज हुआ कि नहीं? देयर इज ए चेंज इन दी एरिया। अगर इस एरिया में चेंज हो गया तो ये जो फ्लक्स पहले दिख रहा था, इतना फ्लक्स और आ गया, तो देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स। ये बात समझ में आई? इस तरह से एरिया चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होता है। इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब इसमें हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि EMF कितना होगा। ओके, ये EMF इसके मोशन के कारण हो रहा है, तो वी विल कॉल इट मोशनल EMF। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे मोशनल EMF। A slider of length L slide on rails with velocity v in a magnetic field B the directions of B, L and V are at right angle to each other। ये हमारी गिवन सिचुएशन है। इस रॉड की लेंथ कितनी है? L, V वेलोसिटी। तो लेंथ कैसी है? इसकी लेंथ नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इसकी इस तरफ है। ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी वेलोसिटी। इस तरह से तीनों कैसे हैं? एक दूसरे पे राइट एंगल, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन। ओके, during a small time dt it moves a distance dx, then velocity v is equal to dx by dt, dx by dt।
इन एरिया, ये जो एरिया है ये यहां से इतना बढ़ गया। कितना बढ़ा? ये लेंथ कितनी है L और ये विड्थ कितनी है dx। सो हाउ मच इज द चेंज इन एरिया? L into dx। दिस इज चेंज इन एरिया। ये जो चेंज इन एरिया है इसको हमने माना dA। ये चेंज इन एरिया हुआ, ठीक है। Therefore, change in flux, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। इसमें अगर हमको चेंज करना है तो एरिया का चेंज ये हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ? B वैसा ही रहेगा, cos थीटा वैसा ही रहेगा, और चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? L into dx। Change in flux d5, this is equal to B cos theta, और change in area के लिए क्या लिखना है? L into dx। ये हो गया change in flux। Then according to second law, induced EMF E is equal to d5 by dt। This is equal to d5, ये हमने एक्सप्रेशन निकाल के रखा है। This is B L dx cos theta upon dt। Here theta is equal to 0 डिग्री। थीटा किस किस के बीच एंगल है? B और A। यहाँ पर B की डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, और ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल टू इट। तो ये नॉर्मल का भी क्या होगा? ये डायरेक्शन और B की डायरेक्शन, उन दोनों के बीच का एंगल 0। सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना हो गया? 1। ओके, here theta is equal to 0, cos theta is equal to 1, and dx by dt, dx by dt क्या होता है? dx by dt is velocity v, so this we can write as v। So induced EMF E is equal to dLV। What is V? Velocity of the conductor, L length of the conductor, and B is strength of magnetic field। This is induced EMF। Okay। हमने देखा करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो किसके कारण होती है? EMF के कारण। अच्छा, अब देखिए इसमें EMF कैसे इंड्यूस होता है। ओके, इसमें EMF कैसे इंड्यूस होता है? देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स उसकी डायरेक्शन को बदलता है। उस फोर्स का डायरेक्शन का रूल हमको मालूम है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस लाइन के अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं,
इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, दोनों तरह के चार्ज कैरियर इसमें हैं। ये किधर मूव कर रही है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, तो इसके चार्जेस पर फोर्स लगता है। अब आप निकालिए किस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और वेलोसिटी इधर। फोर्स किधर लगा? ऊपर। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो इसके पॉजिटिव चार्जेस कहां चले जाएंगे? ये इस किनारे पे। नेगेटिव चार्जेस कहां आ गए? इस किनारे पे। नेगेटिव पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव में इधर फोर्स लगेगा। अब आपके पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस भरे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच क्या बन गया? प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इंड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इसने मोशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने मूव किया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में इसने मूव किया, तो इसके अंदर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूट कॉज है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। और ये आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और हमने ये मूव कराया तो इसके पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गए, नेगेटिव चार्ज नीचे आ गए, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया, प्लस टू माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस तरह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें करंट फ्लो कैसे होगा? इस प्लस को यहां माइनस तक जाना है। मोशन के कारण सब माइनस इधर भाग रहे हैं और ये प्लस इधर भाग रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये प्लस ऐसा जाएगा, इधर से जाएगा और यहां माइनस में आ जाएगा। ये माइनस ऐसे जाएंगे, इधर जाएंगे और प्लस में आ जाएंगे। इस तरह से लगातार इसमें करंट फ्लो होती रहेगी। दिस इज द रीजन फॉर करंट फ्लो। तो प्लस कहां गए? यहां से ऐसे, और यहां से फिर फोर्स के कारण इधर, फिर यहां से ऐसे आए, फोर्स के कारण ऐसे, फिर यहां से ऐसे आए, फोर्स के कारण। इस तरह से इसमें करंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ओके। तो ये है रीजन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? जी। हाँ, इसको नोट करिए। रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ EMF। When the conductor is in motion, then electrons and positive charges inside the conductor are also moving. Since they are moving in a magnetic field, they experience a force. According to left hand rule,
according to left hand rule. The positive charges gather at one end and positive charges gather at one end and negative charges on the other end. On the other end. This create an electric field inside the conductor. And accordingly an EMF is created. ठीक है? If the two ends are connected by an external wire, if the two ends are connected by an external wire, the current will flow from positive to negative outside the conductor. Full stop. Now this conductor is behaving like a battery or a cell, which is a source of EMF. Full stop. ठीक है? बस। अच्छा, अब इस बात को जरा ध्यान से देखिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब आता है और इसको थोड़ा समझिए। डायरेक्शन ऑफ करंट में नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी डायरेक्शन है। किस तरफ है? अंदर की तरफ। ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर के दो एंड हैं, ये P और ये Q। ये कंडक्टर नीचे गिर रहा है, तो बताइए इसमें EMF जो इंड्यूस होगा उसका पॉजिटिव किधर होगा और नेगेटिव किधर होगा? यस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या कलेक्शन हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या कलेक्शन होगा? नेगेटिव। ठीक, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सब निकाल लेंगे। अगली चीज मुझे बताइए कि यहां से हमने ये वायर ली और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। इस गैल्वेनोमीटर में करंट लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी? इसके अंदर करंट लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी? अभी आपने नोट किया है that this is experiencing a force. इसमें प्लस को इधर ढकेला जा रहा है और माइनस को इधर ढकेला जा रहा है। And this will behave like a cell.
सेल में करंट का क्या नियम है? बाहर डायरेक्शन क्या होती है और अंदर राइट। इसमें भी वैसा ही बिहेवियर होगा। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इतना आता है, ये दिस इज फॉलिंग डाउन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट? तो करंट की डायरेक्शन किधर आएगी? माइनस टू प्लस। ये आप बोलना नहीं चाहते कि करंट माइनस टू प्लस फ्लो होती है। हमको क्या पढ़ाया गया? करंट कहां से कहां फ्लो होती है? प्लस टू माइनस। लेकिन उसके साथ नियम क्या याद रखना है? आउटसाइड दिस सेल, इनसाइड द सोर्स। इनसाइड द सोर्स कोई चार्जेस को घुमा रहा है, क्या देके? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स यहां कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। वो चार्जेस को घुमा रहा है, कहां से कहां? यहां प्लस आता है, उसको वो इधर भेज देता है, फिर से एक प्लस आता है, फिर उसको इधर भेज देता है। तो अंदर में करंट किधर फ्लो हो रही है? लेफ्ट टू राइट। और जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, ये करंट की डायरेक्शन, इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो डायरेक्शन के मामले में आर यू क्लियर नाउ कि ईएमएफ का प्लस किधर बनेगा, माइनस किधर बनेगा, करंट की डायरेक्शन बाहर किधर होगी और अंदर किधर। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इसको याद रखिए। सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका फॉर्मूला क्या होता है? VLV। इसका जनरल फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है वो कौन सा है? वो है ये, E is equal to d∅dt, चेंज इन फ्लक्स। इस चेंज इन फ्लक्स, इससे हमने बनाया है एक छोटा सा डेरिवेशन करके VLV। VLV डेरिवेशन की हमको इसलिए भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास अगर एरिया नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, दिस कंडक्टर इज फॉलिंग फ्रीली ऑन द अर्थ। जब ये अर्थ पर एक कंडक्टर हमने रखा और ये कंडक्टर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा और छोड़ दिया, ये नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिर रहा है तो H को काट रहा है। व्हाट इज H? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये उसको काटता हुआ ऐसे जा रहा है और हम देखते हैं इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ए मोशन एंड देयर विल बी ए चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक तरफ प्लस आ जाएंगे, एक तरफ माइनस आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट इज ट्रू। पर पूछा क्या जाता है कि जब ये नीचे गिर रहा है तो कौन सा एरिया चेंज हो रहा है? क्यों? फ्लक्स चेंज में B A cos थीटा तीन क्वांटिटी है। जब ये नीचे गिर रहा है, इसमें E इंड्यूस हुआ है, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? B का चेंज नहीं हो रहा, जो B यहाँ था वही B यहाँ, वही B यहाँ। थीटा नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये घूम नहीं रहा, तो एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन ये तो एक सिंगल तार है, इसमें कहाँ एरिया चेंज है? तो इसको फिर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ये वाले नियम से जो अभी आपने पढ़ा कि जब ये नीचे गिरता है तो इस पर फोर्स किधर लगता है? एक साइड, तो सारे पॉजिटिव एक तरफ आ जाते हैं और निगेटिव एक तरफ आ जाते हैं। और ये सिचुएशन किसकी होती है? ये सिचुएशन एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की होती है कि उसके सारे प्लस पॉजिटिव टर्मिनल में होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे माइनस होते हैं। सो इट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड इट क्रिएट्स ईएमएफ। और उसको हमने ये वाले इसकी हेल्प से हमने निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, दैट विल बिकम एरिया एंड दैट एरिया विल बी चेंज। एनीवे, मोशन के कारण चार्जेस इधर उधर इकट्ठा हुए, उसके कारण ईएमएफ बना एंड दैट इज VLV। इन दोनों के बेसिस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एंड दिस इज ए वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर द न्यूमेरिकल्स।
ओके, तो ऐसा एक आध न्यूमेरिकल हम लोग अभी ट्राई कर The flux of magnetic field through a closed conducting loop change with time according to equation phi is equal to this. Write SI unit of A, B and C. इसकी SI यूनिट बनानी है. SI यूनिट फाई की यूनिट क्या होती है? वेबर. हमको किसी की यूनिट पता करनी है, ए, बी और सी. अच्छा, सबसे पहले सपोज हमको बी की यूनिट निकालनी है, तो यहां पर देखिए बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? फाई अपॉन टी. फाई अपॉन टी. और ये देखिए डी फाई बाई डी टी क्या होता है? इसका फॉर्मूला है ईएमएफ. ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. तो बी की यूनिट क्या हो गई? समझ आया? बी को हमने कैसे निकाला? फाई अपॉन टी. और फाई अपॉन टी क्या है? वोल्ट. डी फाई बाई डी टी. अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो ए और सी के साथ रिलेट करिए. टी की यूनिट क्या लोगे? सेकेंड. यस. ए का क्या आया? वोल्ट पर सेकेंड. और सी का वोल्ट इनटू सेकेंड. सिर्फ सी है तो हमने ऐसा किया फाई सी. इसको भी कर दिया dt, इसको भी कर दिया ये फाई dt. दिस इज वोल्ट. फाई अपॉन dt इज वोल्ट इज इक्वल टू C is equal to 5. C is equal to d phi by dt into d. ये किया जा सकता है. और ये क्या चीज है? वोल्ट. और ये क्या चीज है? सेकेंड. ये आ गया C के. 5 को हमने t से डिवाइड भी किया, t से मल्टीप्लाई किया. और वैसे ही ए के लिए देखिए ए टी स्क्वायर. इसकी यूनिट्स किसकी है? 5 की यूनिट. सो ए की यूनिट क्या हुई? 5 टी स्क्वायर. दिस इज डी फाई बाई डी टी. और 8 टी और है. ये क्या हो गया? वोल्ट डिवाइडेड बाय टाइम, सेकेंड. वोल्ट पर सेकेंड. वोल्ट पर सेकेंड. अब इसका सेकेंड पार्ट करिए. हाँ, कैसे किया? इसको डिफरेंशिएट किया. 5 को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिला? डी फाई बाई डी टी, जो कि क्या होता है? ईएमएफ माइनस. दिस इज इक्वल टू कितना आया? ए 280 प्लस बी. दैट्स ऑल. और टी को कितना रखना है? 2. तो ये हो गया ओके 0.20 into 2. B की वैल्यू 0.40.
हमने देखा जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल, फ्लक्स लिंक टू ए कंडक्टर, whenever it changes, an EMF is induced and a current flow in the conductor, current flow in the coil. What should be the direction of that current? That is given by Lenge's law. तो लिखिए, Lenge's law gives direction of electric current. Lenge's law gives direction of induced electric current during electromagnetic induction. During electromagnetic induction. इसके बाद नोट करिए Lenge's law. Lenge's law. The direction of electric current, the direction of electric current in a loop, during electromagnetic induction, during EMI, will be such that is required to oppose the change, that is required to oppose the change in magnetic flux, that is required to oppose the change in magnetic flux linked with the coil, full stop. इसमें आपको थोड़ी सी रीजनिंग करनी पड़ती है और रीजनिंग करने के बाद ही आप ये बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। और इस रीजनिंग को समझिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब का जानना बहुत जरूरी है। ये एक कॉइल है, ऐसी रखी हुई है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखा और इस मैग्नेट को हमने इधर मूव किया। जब हम मैग्नेट को इधर मूव करते हैं तो इसके साथ जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लिंक है वो चेंज होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और उसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी, EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी। दिस इज फैराडेज लॉ। अब आपको ये बताना है कि ये करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी और इसके लिए कौन हमारी हेल्प करता है? Lenge's law. This is what is Lenge's law is. कि इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी। अब इसको ध्यान से समझिए, बड़ी छोटी सी चीज है। जब ये आगे जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि कम होगा? किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट कि टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। जब ये इधर जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ता है। Lenge's लॉ ये कहता है कि इसको चेंज होना पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा? अगर इसने यहां पर 10 लाइन एक्स्ट्रा भेजी है तो ये कॉइल चाहेगी कि ये 10 लाइन इधर वाली एक्स्ट्रा बनाए, इधर मैग्नेटिक फील्ड की 10 लाइन बनाए जो कि ये वाली 10 लाइन को कैंसिल कर दे। क्यों? ताकि जो पुरानी पोजीशन थी वही की वही रहे। ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे हो सकता है कि एक खड़ी हुई कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाना शुरू कर दे? तो एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है? सबको मालूम है एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड तब बनाती है जब उसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से। इस कॉइल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हैं? हर कॉइल के पास होते हैं, हर कंडक्टर के पास होते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है।
उनके पास कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, खड़े हुए हैं। अब इस कॉइल को अचानक जरूरत पड़ी कि इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इसको अपोज करना है। इसको अपोज करने के लिए इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब बताइए, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? राइट हैंड रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए तो ये करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई? एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट की डायरेक्शन। इस तरह से हमको पता लगा कि करंट की ऐसी डायरेक्शन है। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी आती है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ने बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। तो बताइए, कॉइल में इसने कौन सा मैग्नेटिक पोल डेवलप किया जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाता है? मैग्नेटिक फील्ड किससे बाहर जाता है? नॉर्थ से। तो इसने यहां पर क्या बनाया? ठीक है, और ये भी हमको समझ में आता है कि ये नॉर्थ इधर आ रहा है, ये चाहता है मत आए, तो ये इसको रिपेल करना चाहता है। तो रिपेल करने के लिए ये क्या बनाएगा? नॉर्थ, इसलिए इसने नॉर्थ बनाया। तीसरी चीज, अगर इसने यहां पर नॉर्थ बनाया, ये नॉर्थ इसकी तरफ आता है, ये नॉर्थ बनता है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? दिस इज नॉर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कोई भी चीज इसमें से याद रह जाएगी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब नॉर्थ इसकी तरफ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? नॉर्थ। और नॉर्थ बनाने के लिए इसको कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी चीज, अगर ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो ये क्या चाहेगा? दूर मत जाए। अगर दूर मत जाए तो ये उसको खींचना चाहेगा, खींचने के लिए वो क्या बनाएगा? साउथ। इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? यस। तो ये अगर ऐसा है और ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ इधर जा रहा है तो यहां पर क्या बनेगा? साउथ। और इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? दिस इज क्लॉकवाइज। ये अगर दूर जा रहा है तो इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, ये कौन सा लॉ हुआ? लेंजेस लॉ। और ये जो ईएमएफ बनता है, ये ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? कि फ्लक्स कितनी जल्दी जल्दी चेंज होता है। जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ ज्यादा बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये लेंजेस लॉ याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है L। ये जो घूम रही है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ V, लेंथ L। तो इसके दोनों सिरे में कितना कितना EMF क्रिएट होगा, ये हमको निकालना है। हमने माना कि ये वाला जो इधर गिर रहा है इसकी वेलोसिटी है v। लेट दिस वेलोसिटी बी v। तो ये नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पर है और ये नीचे नहीं गिरता, लेकिन ये तेजी से नीचे गिर रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। v को हम हमेशा ओमेगा में बदल सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जरूरत पड़ेगा तो बदल देंगे। ओके, अब ये कंडक्टर जो यहां से थोड़ी सी दूर आता है नीचे, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है गिरने की? एवरेज वेलोसिटी है उसकी v/2। क्यों? एक सिरे में वेलोसिटी क्या है? 0। दूसरे में कितनी है? v। तो एवरेज कितनी हुई?
v/2। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि हर पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, हाफ v से नीचे गिर रहा है। अगर ये हाफ v से नीचे गिर रहा है तो इसका ईएमएफ कितना बनेगा? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू L इंटू v/2। ये इसका फॉर्मूला आया हाफ v L v। व्हाट इज दिस v? वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। अब उसको ओमेगा में कन्वर्ट करिए। v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहां पर ये रेडियस है और इस रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस इज इक्वल टू l। तो v किसके बराबर हो गया? l ओमेगा, हाफ v l स्क्वायर ओमेगा। ये आ गया ईएमएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ कितना क्रिएट होता है? हाफ वी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या है? 2πf। तो उसको आप चाहें तो 2πf लिख सकते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, उससे उसको आपको ओमेगा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 50 आरपीएस, इसका मतलब क्या होता है? F is equal to 50. If F is equal to 50, then what is omega equal to? 2πf, that is 100 पाई। ये ओमेगा की वैल्यू है। L की वैल्यू आपको दी गई है, B की वैल्यू आपको दी गई है। तो L और B इसकी वैल्यू रखिए, ये ओमेगा की वैल्यू 100 पाई। ओमेगा ऐसे निकालना है आपको। 50 राउंड पर सेकेंड मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 50। और अगर F 50 है तो ओमेगा 2πf होता है, दैट इज 100 पाई। तो ये इसकी वैल्यू रखेंगे, आ जाएगी। इसी में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन और आता है कि एक साइकिल ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और उसमें साइकिल के सामने वाले व्हील में 20 स्पोक्स हैं। जब ये चलती है साइकिल तो नॉर्थ साउथ वाला जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हर स्पोक उसको ऐसे काटते हुए चलेगा इस तरह से। अगर वो उसको ऐसे काटेगा तो इस फॉर्मूले से उसमें ईएमएफ पैदा होगा। तो कितना ईएमएफ पैदा होगा हम इससे निकाल लेंगे। समझ आ गया? अब उसमें हमने निकाला कि एक स्पोक में 1 वोल्ट ईएमएफ पैदा हुआ, 1 वोल्ट। तो उसमें 20 स्पोक्स हैं। तो सेंटर और रिंग इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? एक स्पोक में कितना होता है? 1 वोल्ट। तो 20 स्पोक्स में कितना होगा? आप लोग अगर क्वेश्चन सुन रहे हैं तो आंसर दे सकते? नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक स्पोक में अगर 1 वोल्ट है तो 20 स्पोक में 20 वोल्ट होगा। ये बोलना बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है मैथमेटिक्स में, पर आप ये भूल रहे हैं कि वो स्कोप को आपको चेक करना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में, क्योंकि ये फिजिक्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्कोप आपस में कैसे होते? पैरेलल में सीरीज, पैरेलल। हर एक का एक एंड सेंटर में और दूसरा एंड सर्कमफ्रेंस में। अगर एक का पोटेंशियल 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो दोनों मिला के पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये 1 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 1 वोल्ट की बैटरी है। तो बताइए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर याद रखिए, दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल में जितनी भी बैटरी आपस में जोड़ दी जाए उसके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसको याद रखिए। इसलिए अगर एक स्पोक में 1 वोल्ट बना है तो 20 स्पोक्स में भी कितना बनेगा? 1 वोल्ट। अगर ये सीरीज में हो तो सबका पोटेंशियल आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सेल वाले चैप्टर में आया था, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, सीरीज होने से सबकी वोल्टेज आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, ये इसमें एक छोटा सा वेरिएशन आता है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।